नमस्कार, न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा चुनाव के छठे चरण से पहले ही यूपी की सियासत में बड़ा खेल हो गया है। दरअसल पूर्वांचल में पैठ रखने वाले और मायावती के बेहद खास माने जाने वाले पूर्व आईपीएस प्रेम प्रकाश ने बीजेपी का हाथ थाम लिया है। दरअसल आपको बता दें कि ये वही आईपीएस अधिकारी हैं जिनका कनेक्शन मुख्तार अंसारी के केस से भी रहा है। जी हां, इन्होंने ही मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से बांदा जेल शिफ्ट किया था। वहीं बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे का मकसद भी बताया है। साथ ही उन्होंने माफियाओं पर बड़ा बयान भी दिया है। जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। राजनीतिक पारी की शुरुआत की है। भारतीय जनता पार्टी के जो आदर्श हैं, जो नीतियां हैं, जो संकल्प पत्र है, उससे प्रभावित होकर मैंने पार्टी ज्वाइन की है और मैं भी इस यज्ञ में अपनी आहुति देना चाहता हूं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2047 में हम भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे, तो विश्व पटल पर अपने जीवन काल में देखना चाहता हूं, इसीलिए आज पार्टी ज्वाइन की है। सर, आपने जब आप नौकरी में थे और नौकरी के बाद जब आपने सेवा का शुरू किया तो उसके बाद बहुजन के लिए आपने काफ़ी काम किए, मूवमेंट किए उसके बाद। लेकिन अभी जो विपक्ष है वो कह रहा है संविधान बदलने की बात की, जो 400 का नारा है उसका मतलब संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? ये हर चुनाव में इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं और बीजेपी पर ये विरोधी लोगों ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, इनमें कहीं लेश मात्र भी सच्चाई नहीं है। मैं अपने बहुजन सशक्तिकरण संघ के सभी कार्यकर्ताओं को ये पहले भी बताता रहा हूं कि ये केवल एक राजनीतिक लड़ाई है। अगर आप देखेंगे आरक्षण की जो धार को कमजोर किया वो किन सरकारों ने किया। जब प्रोन्नति में रिजर्वेशन लागू किया गया था, उसके बाद जब यहां समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उसने बहुत सारे लोगों को रिवर्ट कर दिया। तहसीलदारों को लेखपाल बना दिया, क्षेत्राधिकारियों को, सीईओ को सब इंस्पेक्टर बना दिया, उनके मूल पदों पर वापस भेज दिया। और ये सबको पता है कि सदन में किसने रिजर्वेशन के बिल को फाड़ा था। तो ये इन चीजों से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें देखना है कि बाबा साहब के लिए जो उनके स्मारक हैं, जो उनके विचार हैं, उसको बढ़ाने के लिए किसने काम किया। आदरणीय मोदी जी ने इस बार भी जब 14 अप्रैल को संकल्प पत्र जारी किया, उससे पहले मैंने उसका साक्षी रहा, बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए उनकी जयंती पर। और वहां जितने भी लोग थे उनमें पहले यही धारणा थी, लेकिन जब वहां बताया गया कि ये ऐसा हो नहीं सकता, अब बार बार बयान आ रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के, उप मुख्यमंत्री जी के, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, कि यह संभव नहीं है। संविधान में संशोधन तो संभव है, लेकिन पूरी तरह से बदलना वो नहीं किया जा सकता। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम रह रहे हैं, संविधान के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। और लोगों को इस चीज में बहकावे में नहीं आना चाहिए। ना आरक्षण पर कोई इस तरह की कोई विरोधी कार्रवाई होगी और ना ही कोई संविधान में कोई ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है जिससे कि उसकी मूल भावना ही परिवर्तित हो जाए। तो ये, और यदि ऐसा कोई भी प्रयास होता है तो हम लोग इसीलिए पार्टी में हैं कि ये कोई भी ऐसा प्रयास होता है तो हम सबसे पहले उसका पार्टी के अंदर भी विरोध करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी भ्रमित ना हो और एक सच्चे मन से जो देश को विकसित करने के लिए जिन लोगों ने संकल्प लिया उनका साथ देना चाहिए। और हमें इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए। सर, अभी आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें आपने जिक्र किया सपा बीएसपी का शासनकाल था उसमें, क्योंकि आपने सारी सरकारें काफी लंबे समय से आप देखते रहे, सब में आप अफसर रहे, तो उसमें और इसमें क्या अंतर नजर आता है? देखिए, जो अंतर है, माफियाओं के ऊपर जब कार्रवाई होती है उनका एक बहुत बड़ा तंत्र स्थापित हो चुका होता है, उसको तोड़ना एक तिलिस्म को तोड़ने के बराबर है। और ये काम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में किया है। मैं लगातार उनके साथ में आईजी रेंज के पद पर, एडीजी जोन के 3 जोन में रहा। कभी कोई ऐसा कोई दबाव नहीं रहा कि किसी माफिया पर कार्रवाई ना करो, बल्कि दबाव ये होता था कि माफियाओं पर खुलकर कार्रवाई करो, गरीब लोगों का प्रोटेक्शन करो, उनकी सुनवाई करो। ये काम इस पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता था। उससे पहले भी सरकारें रहीं कुछ बार बीच में, लेकिन मैं देखता था कि जब कोई मूल मुद्दा आता था या किसी बड़े माफिया की बात आती थी तो कहीं ना कहीं उसमें ढिलाई किसी ना किसी स्तर से हो जाती थी। और ये पूर्व की सरकारों में लोगों ने देखा, इसीलिए माफिया यहां पर हावी था। और माफियाओं को नेस्तनाबूद करने का जो काम उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स ने किया है, जो प्रशासन ने किया है, ये वास्तव में काबिले तारीफ है और मैं इससे बहुत ही प्रभावित रहा। और बीएसपी दोनों के शासनकाल में माफियाओं को पूरी आजादी दे दी जाती थी और पुलिस पर अंकुश लगा दिया जाता था।
पुलिस के जब हाथ बांध दिए जाते हैं और उसके बाद कहें कि आप माफिया से लड़ाई लड़ी है, तो माफिया से लड़ाई नहीं हो सकती। जिस तरह का फ्री हैंड योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पुलिस फोर्स को दिया है, और उसके बाद एक दबाव भी रहता है कि आप लॉफुल कार्रवाई कीजिए, कानून की परिधि में कार्रवाई कीजिए, और हर चीज के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनको सख्ती से लागू कीजिए। ये काम यहाँ पर हुआ उत्तर प्रदेश में, इसीलिए माफिया राज आज समाप्त हुआ है। इस सरकार ने जो कुख्यात माफिया थे, जो पूरी लिस्ट बनाई गई थी, शामिल थे, जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तमाम कार्रवाई भी, कुर्की से लेके जो भी संवैधानिक कार्रवाइयां थी वो, तो पूर्व की सरकार का क्या रुख रहता था इन मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद या उनके भाइयों के लिए? पहले क्या है, सेलेक्टिव कार्रवाई करते थे। एक तरफ कहेंगे कि कार्रवाई हो, दूसरी तरफ उन्हीं के साथियों को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं से प्रोटेक्शन मिल जाता था। अच्छा, उसमें एक व्यक्ति उसमें लिखा पढ़ी में कुछ और बात कहेंगे, लेकिन पता चला कि उसकी सिफारिश कर दी माफिया की, और इसीलिए इन पर कार्रवाई नहीं हो पाती थी। अब देखिए, उससे पहले जो अतीक का वहां पर साम्राज्य प्रयागराज में ध्वस्त किया गया, जितने अटैचमेंट हुए प्रॉपर्टी के, सबको पता है कि वहां जमीनों पर किस तरह के कब्जे थे। कोई भी सरकारी ठेका उसके आशीर्वाद के बिना किसी को नहीं मिलता था। हर एक में गुंडा टैक्स लिया जाता था, जमीनों पर अवैध कब्जे किए गए। आज नहीं है। आज कैसे समाप्त हो गया? केवल इसके लिए एक राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, उसी के कारण हो पाया। पूर्व की सरकारों में क्या ये डिसीजन मेकिंग में भी शामिल रहते थे ये जो माफिया होते थे कि क्या लेना है? क्योंकि आपने जो कहा कि उनको आजादी भी मिली हुई थी, मंच भी साझा करते थे, तो क्या जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है तो उसमें भी शामिल रहते? आपने बहुत सारे वीडियो के विजुअल्स देखे होंगे कि माफिया के कुत्ते को सहला रहे हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियन, उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, स्टेज पर जाकर बयानबाजी कर रहे हैं। जब इनके खिलाफ कार्रवाई होती थी तो इनके पक्ष में बयान अभी तक देते थे। तो ये सब रहा। इससे पता चलता है कि केवल वोट बैंक की राजनीति है कि उनको सपोर्ट इसलिए करते थे ताकि उस कम्युनिटी का वोट मिल जाए, और इसी से कहीं ना कहीं ये शिथिलता आ जाती थी, जिससे कि पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा अपनी सख्त कार्रवाई नहीं कर पाती थी। ब्यूरोक्रेसी और पुलिस में भी आपने कहा कि डिसीजन लेते थे कि कौन कप्तान होगा, कौन डीएम होगा, इस तरह की भी चीजें थी, और अशरफ और मुख्तार वगैरह ये सब भी करते थे। इनका सबका अपने अपने क्षेत्रों में ये लोकल छत्रप बन गए थे। आपने देखा होगा कुछ सरकारें ऐसी रहीं कि जिनमें हर जिले में आप नाम गिना सकते हैं कि केवल वहां तो उसी की चलती है। उनमें से इनका भी नाम था। अतीक का ये अच्छा उसमें दखल रहता था कि कौन कहां पर पोस्ट होगा। अपने समय में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस समय उन्होंने खुलकर इस तरह के अपनी पावर एक्सरसाइज की हैं। इसी तरह मुख्तार अंसारी का भी गाजीपुर और आसपास मऊ के क्षेत्र में उनका दखल रहता था, और जो सही काम करता था। अभी मैं एक पूर्व आईजी से बातचीत कर रहा था जो उनके जिले में कप्तान रहे थे। उनका कहना था कि वो इतना ज्यादा उनका असर रहता था और ऊपर से भी दबाव रहता था कि उनकी सुनी जाए। तो ये किसी से छिपी नहीं है, ये बातें ये सब आजकल सामने आ चुकी हैं, और उसी का परिणाम इनको भोगना पड़ा है। तो आप लंबे समय तक ऑफिसर थे, तो क्या कि लोगों ने उसकी कोई शिकायत नहीं की, कोई सुनवाई नहीं होती थी? क्योंकि इस तरह के जो डिसीजन होते थे उस पर जाहिर सी बात है, चाहे वो पुलिसिंग हो या ब्यूरोक्रेसी, उसकी वर्किंग पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता होगा। लेकिन अब जो कार्रवाइयां हुई, क्योंकि पिछले में लगातार करीब 3 टेन्योर मेरे एज एडीजी जोन रहे, उसमें माफियाओं पे जो कार्रवाई की गई, जो अतीक पर कार्रवाई हुई, तो उसमें वहां से कोई किसी तरह का दबाव, क्या उल्टा दबाव ये रहता था कि कार्रवाई सख्त की जाए, और वो जो कि हुई। बाद में उनके कर्म ऐसे थे कि इतना कार्रवाई होने के बाद भी उन्होंने एक हत्याकांड को, वहां एक गवाह को मार दिया, और उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है।